अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है, वो कहते हैं कि कम वक्त में इलेक्शंस अपने टाइम पर होकर रहेंगे और नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे, जिस पर कई जमातों को रिजर्वेशंस भी हैं और अगर इन रिजर्वेशंस को एड्रेस किया जाए तो प्रैक्टिकली जो इलेक्शंस हैं वो डिले का शिकार हो सकते हैं और कोई भी जमात इंतखाबात में ताख़ीर की हामी नहीं है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से, जिस पर एक हंगामा बरपा है। कौमी असम्बली से इसको अप्रूव करके सेनेट में भेज दिया गया है और सेनेट में इसकी खूब मुखालफत की गई है। नो 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 की आवाज़ें सुनाई देती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, ANP हो, यहाँ तक कि नून लीग के अपने अंदर से इसकी मुखालफत की गई है। अफनान उल्लाह साहब इसकी मुखालफत करते हैं। चेयरमैन सेनेट ने इस बिल को कायमा कमेटी में भेज दिया है। रोज़ ही हम इस तरह की सियासी बातें करते हैं, लेकिन प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा खासा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि नवीद चौधरी साहब के पास एक स्टोरी है जिसको वो हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल लेकर चलती हूँ मैडम नसीम की तरफ, इंतखाबात के हवाले से, जिस पर कई शुबहात सामने आ रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो डिले हो सकते हैं, इंतखाबात में कोई ताख़ीर आ सकती है। लेकिन आप जो फैक्ट्स देख रही हैं उनके हवाले से आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी जमातें हैं, उनके क्या क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या हो सकता है इंतखाबात को लेकर? देखिए, दो तीन अहम पॉइंट्स ये। नंबर एक कि जो एक अमेंडमेंट लाए थे जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन तारीख तय करेगी इलेक्शंस की, एक तो ये बड़ी अहम बात है। दूसरी अहम बात ये है कि जो सेंसस है, ये सेंसस का मामला आपको मालूम है पिछले इलेक्शन से पहले ये उठा था। उस वक्त ये कहा गया था कि जी, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मेरा ख्याल है ये डिसीजन हुई थी कि अगला इलेक्शन नए सेंसस पर होगा। और आपको मालूम है कि हमारे चैनल 24 के प्लेटफॉर्म से हम में से बहुत से लोग ये बार बार बात उठा रहे थे कि नंबर एक, सेंसस का जो इशू है उसको उठा करके इलेक्शंस में डिले जरूर आएगा। और हम जिन लोगों से बात कर रहे थे जो मामलात को समझते हैं, जानते हैं और अंदर खाने वो उनके पास इंफॉर्मेशन भी है, पीपल फ्रॉम द सिस्टम, वो भी ये कह रहे थे कि ये सेंसस का मामला ही होगा, उसी को लेकर के फिर डिले आएगी। अच्छा, डिले कैसे आएगी? सबसे पहले ये कि आप देखिएगा कि सेंसस जो है अप्रैल मई में भी इसको CCI बुलाई जा सकती थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और उसके बाद ये तय हो जाता है कि जी ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो इस नए सेंसस पर होंगे। लेकिन ये चीज डिले होती गई। MQM के जरिए आपने सुना, वो तनकीद करते रहे, वो कहते रहे हमें एक्सेप्टेबल है, नहीं है, और पुराना सेंसस नहीं एक्सेप्टेबल, इसको ठीक करें। तो कर करके देखिए, ये सब बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब हमारी बात हुई उन लोगों से जो इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को जानते हैं, सेंसस के बाद जो प्रोसेस होता है उसको जानते हैं, उन्होंने हमसे उस वक्त कहा था कि ये सेंसस जब आखिरी वक्त में लाया जाएगा इसका मामला, तो फिर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कहेगी कि हमें 4-6 महीने की जरूरत है कि हम ये सेंसस के बाद जो मामलात सामने आते हैं। क्या मामलात सामने आते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको उसमें जो पॉपुलेशन का रद्द-बदल होता है, नई यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उसमें नंबर इंक्रीज नहीं होता। और याद रखिए, अभी जो डिबेट हो रही है कि जी कंस्टिट्यूएंसीज इंक्रीज होंगी तो उसके नतीजे में फिर ये तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी, वो बात ठीक नहीं है। बात जो है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आप नए कंसेंसस को लेके आप जो कंस्टिट्यूएंसीज है उसमें आगे पीछे करें तो कंस्टिट्यूएंसीज में शिफ्टिंग होगी, आपकी कोई एडिशनल नंबर नहीं इंक्रीज होगा कंस्टिट्यूएंसीज का। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल बगैर किसी झिझक के यहाँ कहा जा सकता है कि इलेक्शंस अब जो प्राइम मिनिस्टर ने वो बात कह दी है जो अंदर खाने हम सुन रहे थे बात, उन्होंने बड़ी क्लियरली कह दिया है कि नई कंसेंसस के थ्रू होंगे, सेंसस के थ्रू होंगे। और ये भी आपको मैं बताती चलूं कि अगले 72 घंटों में लेटेस्ट विदिन 72 आवर्स काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सेशन बुलाया जाएगा और उसमें ये जो है सेंसस, इस पे अग्री किया जाएगा। और फिर आप मार्च से पहले इलेक्शंस का बिल्कुल मत सोचें। ठीक है, आपका व्यू पॉइंट आ गया है, लेकिन नवीद चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर
इंतखाबात होते हैं, वैसे तो इसमें अब कोई शुबा नहीं रह गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वाज़ेह कर दिया और मैडम भी कह रही हैं कि CCI की तरफ से ये चीज़ें कल क्लियर हो जाएंगी, तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मामला भी आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है इंतखाबात में ताखिर वो नहीं चाहते हैं, कोई भी जमात नहीं चाहती, प्रैक्टिकली किस तरह होगा? देखें, कह तो ये सभी रहे हैं ना, इस वक्त बज़ाहिर PTI ये कह रही है आज के दिन तक कि हम चाहते हैं, बाकी नहीं चाहते, और मुमकिन है एक हफ्ते के बाद वो भी ये कहें कि अब हम भी नहीं चाहते, पहले हमारे ये मामला सॉर्ट आउट किए जाएं, तो हफ्ते बाद क्या होगा ये उस वक्त देखेंगे हम। एक बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन में डिले नहीं चाहते। प्राइम मिनिस्टर ने जो कल बात की है उन्होंने ये कही है कि नए जो सेंसिस हैं उसके मुताबिक ही दायर इलेक्शन होंगे, जैसा कि 2017 के अंदर सेंसिस हुए, फिर 18 में इलेक्शन हो गया, और इसके हवाले से 2021 में जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ था उसमें यह तय पा गया था कि अगले आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। ये पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब भी तय कर गए थे। एक पॉइंट ये आ गया। अब आइडियल सूरत हाल क्या है, कानूनी सूरत हाल क्या है, हम देखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, हल्का बंदियाँ होंगी, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिर्फ वोटरों की तादाद नहीं बढ़ी। वो कहते हैं कि हमारी जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं। मसलन अगर MKM ये क्लेम करती है कि 3 करोड़ आबादी है, तो अब ज़ाहिर है वहाँ हल्के तो ज़्यादा बनेंगे, फिर ये तो मुमकिन नहीं ना कि पुराने हल्के बरकरार रहें। बलूचिस्तान के अंदर आबादी कम है, वहाँ 500 किलोमीटर दूर तक या उससे भी ज़्यादा, जैसे खुजार का इलाका, एक हल्का बनता है, और शहरों के अंदर जहाँ गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ छोटे हल्के बनते हैं, तो हल्का बंदियाँ तो होंगी। तो कंवर दिलशाद साहब ने इस हवाले से बताया कि 4 माह का अमल फिर हमें चाहिए हल्का बंदियों के लिए। सही। अच्छा, उस पर जब हल्का बंदियाँ आप करेंगे तो उस पर फिर और इतराज़ात सुनने शुरू हो जाएंगे। सूबे कहेंगे जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, हमारी सीटें कम हो गई हैं, और वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। अब मामला क्या है? पीपल्स पार्टी कह रही है मुराद अली शाह साहब जो हैं वो इसके हक में वोट नहीं देंगे कि नए सेंसिस के पर इलेक्शन हों। वो क्या तो रहे हैं, लेकिन देखना है कि होता क्या है। अब जमात इस्लामी ने भी कह दिया, जमात इस्लामी ये कह रही है कि ख़ुसूसन शहरी सिंध जो है, मतलब कराची और हैदराबाद, उसमें गिनती सही नहीं हुई। हाफिज़ नईम साहब का जो बयानिया है जिसमें वज़न भी है, मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि वो कैसे हवाई है, वो सराजुल हक साहब ने भी अपना लिया। अब ये 2 जमातें हो गई हैं। कोई तीसरी जमात ने कल एतराज़ कर दिया आके कि जी हमारे साथ इस वाले से गड़बड़ हो रही है, तो ये एक नया इशू आ जाएगा सामने। लेकिन ये तो अब क्लियर नज़र आ रहा है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब हमें मज़ीद एतराज़ात से भी बचना है। वो कैसे बचना है, ये उससे बड़ा इम्तिहान है कि वो कह रहे हैं कि जो 2023 के इंतखाबात के लिए तैयारी की गई है सेंसिस के वाले से, वो दुरुस्त नहीं है। ये एतराज़ात वैसे 17 में भी हुए थे, लेकिन फिर इलेक्शन हो गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने खुद एक कॉन्फ्रेंस के अंदर सुना था, MKM और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, उनका बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी थी इस वाले से। तो ये अब एक नज़ा की कैफियत बहरहाल पैदा हो गई है। नवीद चौधरी साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात, मुनीसे जरा एक बात क्लियर करने दें यहाँ। जी प्लीज। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि नई हल्का बंदियां नहीं होगी, यानी कि तादाद नहीं बढ़ेगी, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आइन आपको नहीं इजाजत देता बगैर आईनी तरमीम के हल्का बंदियां, यानी कंस्टिट्यूंसीज का नंबर नहीं इंक्रीज होगा। बी वेरी क्लियर, the constitution does not allow you unless आप constitutional amendment करें। उस हद तक बात दुरुस्त है कि हल्का बंदियां जो हैं उसमें आगे पीछे करेंगे कि कुछ ज्यादा, यानी कि डिलिमिटेशन हो जाएगी, यानी उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो तब्दील होंगे, हल्कों के जो एग्जिस्टिंग है, नंबर्स विल नॉट इंक्रीज। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपकी बात में मैं ये बात ऐड करना चाह रही हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने यही कंसर्न लाहौर के हवाले से उठाया है कि लाहौर की आबादी जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, तो फिर उसको कम हुई है, उन्होंने कहा पुराने नंबर्स पे किस तरह करें। और जो बात मैडम कर रही हैं उसके तहत तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर एहसन इकबाल साहब की ही स्टेटमेंट दुरुस्त है कि अगर 90 दिन में इंतखाबात होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं ये बात करता चलूँगा, अगर मतलब नशिस्तें उतनी ही रहती हैं जो कि आइडियल सूरत हाल है, ज़ाहिर है, तो उसमें भी जब हल्का बंदी होगी तो नज़ा तो फिर पैदा हो गया ना, तनाज़ा तो आ गया। लेकिन देखना ये होगा कि अगर इंतखाबात 90 दिन में होते हैं तो फिर कौन सी मरदमशुमारी के तहत होंगे। अब मैं चाहती हूँ जावेद साहब आपकी तरफ बात को लाया जाए कि 4 माह का वक्त दरकार है नई हल्का बंदियों के लिए, और अगर ये इंतखाबात 3 माह यानी कि 90 रोज़ में होने हैं तो फिर किस तरह होंगे? मुनीज़े, मुझे ये लग रहा है कि मैं रोऊँ या अपना सर पीटूँ कि मैं किस पाकिस्तान में रह रहा हूँ और कौन सी ये लीडरशिप है
और ये कौन से ऐसे अदारे हैं कि 2023 में हम अपनी आबादी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इससे बड़ी बदकिस्मती इस कौम की नहीं हो सकती। जब 2017 में डिसाइड हो गया मुश्तरका मफादात कौंसिल में कि अगले इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, तो आज हमें 6 साल बाद अचानक क्यों यह बुखार चढ़ गया कि हमारी आबादी हमारे से गिनी नहीं जा रही। कभी 1,40,00,000 को उठा के 1,91,00,000 कर देते हैं, 91,00,000 कर देते हैं, और एमकम खड़ी होकर कहती है हमारी आबादी तो 3 करोड़ है। यार ये डाटा का दौर है। इस दुनिया में जो ताकतें सुपर पावर बनती हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ताकत डाटा के जोर पे बनती हैं। उनको अपने एक एक बंदे का पता होता है। और मेरी बदकिस्मती यह है कि मेरी हुकूमत को यह नहीं पता कि मेरे मुल्क की आबादी कितनी है। मैं किसको जाके टक्कर मारूं कि हम रोना रो रहे हैं उस इलेक्शन का जिसकी इलेक्शन होने से पहले वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। जिस इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस करनी है उस पे पाकिस्तान की कौम ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। जिस पार्लियामेंट ने जिस पार्लियामेंट के लिए यह इलेक्शन होना है उसकी वर्थ यह है कि रबड़ स्टैम्प की तरह बिल पे बिल, बिल पे बिल, बिल पे बिल, बगैर सोचे समझे डिस्कशन किए बगैर बिलों पे बिल पास किए जा रही है। मुझे कौन सा पाकिस्तान आप दे रहे हो? मेरी आने वाली नस्ल को कौन सा पाकिस्तान दे रहे हो कि हमें अभी तक यह नहीं समझ आ रही कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जब यह बिल जाएगा तो एक नया कटा खुलेगा कि 2 असेंबलियों के तो इंटरिम चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद आप किधर जाओगे? ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन एटलीस्ट वजीर आजम साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उससे चीज़ें तो क्लियर हो गई है ना, इंतखाबात होने जा रहे हैं, मगर उसके ऊपर जो शुबात पैदा हो रहे हैं, अभाम पैदा हो चुके हैं, वो यही है कि क्या इसमें कहीं कोई डिले तो नहीं होगा। और बिल्स की आपने बात की है, उसी तरह के एक बिल पर हमें बात करनी है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल को कौमी असम्बली के बाद सेनेट में पेश किया गया है और उसके ऊपर खूब बहस हुई है, खूब हंगामा हुआ है, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये बिल और इसकी टाइमिंग, मैं चाहूँगी कि मैडम नसीम ज़हरा आप इस पर रोशनी डाल दें कि इसकी ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश आई है। जी, लगता ये है कि एक भरमार है बिल्स की जो हुकूमत ला रही है, और आपको मालूम है मसलन जैसे वायलेंस का जो एक्सट्रीमिज्म का बिल आया था, वो तो अजब बात ये थी कि सब सेनेट में जब झगड़ा पड़ा है उस पर, तो किसी को पता ही नहीं था कि बिल कहाँ से आया है, क्योंकि PMLN के खड़े हो गए थे इरफान सिद्दीकी साहब उसकी तनकीद करने, और पार्टीज के लोग खड़े हो गए थे, पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई थी, और फिर ये पूछ रहे थे कि जी ये बिल लेके कौन आया है। तो ये भी बड़ी अजब बात है कि बिल ये आ कहाँ से रहे हैं। ये तो मैं एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात कर रही हूँ, जो कि बिल फिलहाल ड्रॉप हो गया है। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की आप बात करिए, उसकी और अजब कहानी है, वो ये कि पहले तो नेशनल असेंबली में वो अभी मैं जहां पढ़ती हूँ वो कहते हैं जी ये चुपके से बिल लाए हैं और चुपके से पास किए। एक चित्राली साहब थे जिन्होंने नेशनल असेंबली में तनकीद की उसकी, और उसके बाद आज वो सेनेट में आया कि इसको फौरी तौर पे पास किया जाए। लेकिन पहले हम ये देख लें वेरी क्विकली कि बिल के कौन सी शिकें थी जिस पर तनकीद हो रही थी। एक तो ये कि ये पूरा मामला कि जी एनिमी जो है, एनिमी खाली एक्सटर्नल एनिमी नहीं लेकिन इंटरनल भी ये कहा गया कि जो हुकूमत के स्टेट के खिलाफ बात करे वो एनिमी है। अच्छा, फिर ये कहा गया कि जी जो कुछ खिलाफ बात कर रहा है स्टेट के और जो सोच रहा है बात करने की, ये बड़ी अजीब बात है कि दोज हु आर इंटेंडिंग, अगर आप उसके लफ्ज पढ़ें जो प्रेस में आए अभी तक। अच्छा, फिर ये कि आप बगैर वारंट के एजेंसीज किसी के घर घुस सकती हैं, ये अजब तमाशा है, ये कम हम देख रहे हैं आजकल क्या हालात हैं। और ये जो बिल पास करना चाह रहे हैं, ये तो हुकूमत से पूछना पड़ेगा हुकूमत का कौन सा हिस्सा इस बिल को खुशी खुशी चाह रहा था कि धकेल दे, सेनेट से धकेल के दे, पास कर दे। इस बिल को जैसे आपने शुरू में कहा
उसको कायमा कमेटी में भेज दिया गया। और रजा रबानी साहब तो खड़े हुए बड़े जज्बाती, उन्होंने कहा जी मेरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मेरे वो है लेगेसी, और उन्होंने वहाँ यूएन में बिल फाड़ा था, तो मैं ये वो बड़ी अजब सी बात थी, लेकिन गुस्सा उनको बड़ा था और सही गुस्सा था इस बिल के खिलाफ, लेकिन कुछ वो ज्यादा उस पर बोले नहीं। उसके बाद हमने देखा कि ये पीएमएलएन के अपने सेनेटर खड़े हुए, उन्होंने इसकी तनकीद की, जेयूआई ने बड़ी सख्त, मुर्तजा साहब ने तनकीद की। तो ये ना कि इसमें शिकें ऐसी हैं जिनको निकाल के बिल्कुल बाहर फेंकना चाहिए। बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के आई फील कि ये बहुत गलत इकदाम होगा अगर इस तरह का बिल पास हो, लेकिन न जाने इस वक्त हुकूमत वक्त को क्या सूझी है, और पूरी हुकूमत को नहीं, कुछ सीधा लोगों को जो कि इस बिल को, इस तरह के बिल्स को लाके पास कर रहे हैं, मेरा ख्याल के पास शायद ना हो। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। मैं चाहती हूँ नवीद चौधरी साहब आप ये बताएं कि ये बिल जो लाया जा रहा है विदाउट एनी वारंट, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अंदर घुस सकती हैं, तलाशी ले सकती हैं, इससे फायदा किसको होने जा रहा है? यकीनी तौर पर बहुत ड्रास्टिक शिकें हैं इस बिल की, लेकिन आप एक बात याद रखें कि पुलिस मुकाबले क्यों होते हैं और कब होते हैं? जब जुडिशल सिस्टम नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, फिर होते हैं पुलिस मुकाबले। अच्छा, शहबाज शरीफ जैसा मोहताज सियासतदान प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कह रहा है कि 9 मई को फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की गई, ये म्यूटनी थी, उसमें हाजिर सर्विस फौजी अफसरान मुलव्वस थे, उसमें रिटायर्ड अफसरान मुलव्वस थे, उनकी फैमिलियाँ मुलव्वस थीं, और कौमी अखबारात में रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं, अदालती सहूलतकारी भी मौजूद थी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब हालात इस तरह से हो जाएं कि आर्मी चीफ को उल्टा के मुल्क के अंदर एक गदर मचाने का पूरा मंसूबा तैयार हो, और आप रिलीफ लेने जाएं अदालतों में या केस करने जाएं तो वहाँ गुड टू सी यू कहा जाए, तो फिर क्या कानून नहीं बनेगा? तो और क्या होगा? वो फ्री छोड़ दिया जाएगा। जरा आप अंदाजा करें कि हाई कोर्ट बता रही है कि ऑडियो वीडियो जो है एविडेंस, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट दे रही है कि जी आपका जो मोबाइल आपकी मर्जी के बगैर देखा नहीं जा सकता, यानी कि आप जिस तरह की मर्जी एक्टिविटीज के लिए उसको इस्तेमाल करें उसे कोई देख ही नहीं सकता। ये जो अब ये कहते हैं जी कदगन आ रही है, हम तो कह रहे हैं आ रही है, क्यों आ रही है? ये जो यूट्यूबर्स हैं आया, उन्होंने ये नहीं कहा कि फलां अफसर के घर पर हमला करो, घरों के एड्रेस दिए गए हैं। अब अगर इन लोगों का स्पेयर करेंगे और आप कहेंगे कि हम जाके बड़े अच्छे बच्चों के साथ अदालत में खड़े हो जाएं, अच्छा जजेस ने क्या क्या नहीं किया? जजेस ने ये भी कहा, जब ये लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो ये जज साहब ने ये भी कहा कि इनको छोड़ दें, ये घर जाएं, खाना वाना खाएं। मैं इनके वकील से कहूँगा इनको समझा लें। सही। अभी जीएचक्यू के हवाले से एक फैसला आया परसों, उन्होंने एक बेल दे दी है उन लोगों को जिन्होंने जीएचक्यू हमला किया था, और उन्होंने कहा है कि जी पुलिस ने रोका कोई नहीं। अच्छा, पुलिस अगर रोकती है तो फिर क्या होता? फिर थाने मॉडल टाउन होता। यानी कि ये तो देखें 2014 के अंदर भी प्लान तो लाशें गिराने का था ना। मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। मतलब जब जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर रहा आपका तो उसमें ड्रास्टिक किस्म की चीजें तो होंगी। ठीक है नवीद साहब, हम बतौर साफी खिलाफ हैं। नवीद साहब आप जो बातें कर रहे हैं वो वैलिड है, आप जो बातें कर रहे हैं वो पूरी जगह वैलिड है। जस्टिफिकेशन नहीं है, आई एम सॉरी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आप बंदे पकड़ते जाएं, अदालतें छोड़ती जाएं, जस्टिफिकेशन नवीद चौधरी साहब कैसे होगा? नवीद साहब एक मिनट, टू सी जब आपने कह दिया एक वाकई के बाद जस्टिफिकेशन तो है ना जी। आपके पॉइंट्स वैलिड है। पुलिस मुकाबले इसलिए होते हैं, जस्टिफिकेशन तो प्रोवाइड की गई है ना। अदालत की आप फासिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये कह के फासिज्म कहां से आ गया? नहीं, मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मौका कौन दे रहा है? ये मौका कौन दे रहा है? बात तो मैं तो कह रहा हूं मौका कौन दे रहा है? नवीद साहब मैंने की है, फासिज्म के मैं भी खिलाफ हूं। अच्छा ठीक है नवीद साहब बात सुने, आपके पॉइंट्स वैलिड है सर, आपके पॉइंट्स वैलिड है। मैडम का जज बैठे कह रहे हैं, अदालतों में जज कह रहे हैं जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, ये नहीं देख रहे क्यों नहीं मानी जा रही, ये भी तो देखें ना क्यों नहीं मानी जा रही। नवीद साहब रुक जाइए ना, मैडम का काउंटर आर्गुमेंट भी वैलिड है। देखिए मेरी बात सुने, अगर मौका कौन दे रहा है? बुराई का जवाब बुराई से तो नहीं दिया जा सकता। नहीं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जा सकता कि जिनके फैसलों पर अहमद दरामद नहीं हो रहा। सर इसके नुकसानात क्या होंगे? अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब जावेद साहब दे दें। जावेद साहब आप बताएं इससे क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखो, पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस हुकूमत को इतनी स्पीड क्या लगी हुई है। क्या जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी? क्या इसके बाद असम्बलियों ने नहीं आना? जिस स्पीड के साथ इन्होंने जैसे कंप्यूटर से
एंट्री का बटन देना है और उधर से प्रिंट निकल आना और कानून हो जाना है। इससे ज़्यादा कानून का मजाक और क्या हो सकता है कि जिस कानून को कोई कायमा कमेटी नहीं देख रही, कोई असेंबली में डिस्कशन नहीं हो रही, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आनी है उस पर कोई बहस नहीं हो रही। इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैं जिसमें पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व है, जहां चौधरी साहब ने बात की गद्दारी का मुकदमा लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। आप एक पार्टी या पर्सन स्पेसिफिक बिल लाना चाह रहे हैं? क्या जल्दी है आपको? इसको कोई टाइम दें, हफ्ता दें, 2 हफ्ते दें, उस पर बहस हो, बात हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स, जो लोगों के कंसर्न है, आम आदमी के कंसर्न है, उनको उन पे शनवाई हो, उन पे जो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं लाएं। कोई इस बात के हक में नहीं है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो हमला कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए। कोई इस बात के हक में नहीं है कि जो म्यूटनी कर रहा है उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन म्यूटनी और हमले के नाम पे आप किसी भी पाकिस्तानी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अब आपने ऐसे कवानीन बनाए कि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। आपने अब ऐसी तब्दीली ले आई कि फॉर एग्जांपल हम एक जर्नलिस्ट हैं, हमारा किसी यूएस कौंसल जनरल या ब्रिटिश कौंसल जनरल या किसी और एम्बेसी के आदमी से रब्ता है और बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के खिलाफ इन्वॉल्व है तो हम भी अरेस्ट हो जाएंगे। अगर मेरा कसूर है या नहीं, विक्टिमाइजेशन के नाम पे मेरे घर के अंदर एजेंसियां जाके मेरे बच्चों को हरास कर सकती हैं, मुझे उठा सकती हैं। ओ यार, हमें थोड़ी सी लिहाज करना पड़ेगा, थोड़ी सी ये जो बारीक लाइन है इसको हमें क्रॉस नहीं करना। हमने अपनी कौम को टेरराइज नहीं करना। क्या इससे पहले जो 75 साल पाकिस्तान चला है तो इस पाकिस्तान में म्यूटनी होती रही है? अच्छा, क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं था? कितनी म्यूटनी हुई है बताएं जी आर्मी में? नई चीजें कोई एक चीज तो बताएं ना। बात यह है कि अगर आपने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ चीजें करनी है तो एक पार्टी कहां से? वो तो नजर आ रहा है खुली छूट दे रहे हैं, इसलिए खुली छूट नजर GH आ रहा है पहले ना अटैक हुआ है, कि कोर कमांडर का घर जला है। आज एक एयर बेसिस पर चौधरी हमले हुए साहब हैं। एक आप दोनों की सेकंड, इजाजत से, आप दोनों की इजाजत से, क्या मैं बात कर सकती हूँ? सिर्फ आखिरी पॉइंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को पता ही नहीं है कि कौन सा बिल पास ये बात तो ये बात दुरुस्त है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। सर, बात ये है कि ये जो बिल है ये प्रो स्टेट है और स्टेट के खिलाफ अगर कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कौमी असेंबली से इसे अप्रूव किया गया है, सेनेट में से मुखालिफत का सामना करना पड़ा है, कायमा कमेटी के पास ये मौजूद है। आगे क्या होता है वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। अभी क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि नवीद चौधरी साहब हमें आखिरी सेगमेंट में एक स्टोरी सुनाएंगे, तो मैं ब्रेक पर जाती हूँ, वापस आएंगे और वो स्टोरी सुनेंगे नवीद चौधरी साहब से। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से ये दावा किया जाता था कि वो उस्मान बुज़दार को सबसे बेहतर जानते हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो फिर समझ नहीं आ रही कि ये टर्मिनेशन किन बुनियादों पर कर दी गई है। उस्मान बुज़दार समेत जनूबी पंजाब के 22 अरकान को पार्टी ने नोटिफाई कर दिया है, बेदखल कर दिया है। ना सिर्फ उस्मान बुज़दार बल्कि और भी लोग जो अहम ओहदों पर फाइज थे उनको टर्मिनेट किया गया है। खैर, नवीद चौधरी साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, कहानी सुनाना चाह रहे थे, तो आते हैं आपकी तरफ। असल में देखें ना, ये इंतहाई एक मज़ाक़ सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब बुज़दार साहब को लाया गया और इनकी पार्टी के अंदर से हुई। हम जो बाहर साफी लोग बैठे थे हम तो नहीं जानते थे बुज़दार साहब को, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था उनका मीडिया के साथ। नाम सुना हमने चमचम के, लेकिन हमें बताया गया और ये कहा जाता था कि इनके कारनामे उजागर करो। और वसीम अकरम प्लस यानी कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन जो बॉलर है, दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में से एक, उसके भी उन्होंने कहा ऊपर है ये जैसे। और कारकर्दगी ये थी कि पंजाब के अंदर बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें कि तरक्याती काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई भी पैसे लिए बगैर नहीं होती थी। ठीक है नवीद साहब, क्योंकि आपके पास वक्त कम हो जाएगा तो मैं चाहूँगी कि आप स्टोरी भी ज़रूर शामिल करें। अच्छा, वो हुआ यूँ कि एक बादशाह साहब थे, लावाबाली किस्म के इस तरह पड़े रहते थे, तो उनको अच्छा। भागे एक आया भागा उनका दरबार। उसने कहा बादशाह साहब, उसने कहा क्या हुआ है? कहते हैं वो जो फलाना वजीर है ना हमारा, वो शहजादी और ख़जाना लेके भाग गया। बादशाह ने कहा है जल्दी पीछा करो। उन्होंने कहा जी पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो शहर से बाहर निकल गए हैं जंगल की तरफ। उन्होंने कहा जंगल में पीछा करो जो दस्ता वहाँ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा वो जंगल से निकल कर सहरा की तरफ चले गए हैं। उसने कहा सहरा वाले जो दस्ता है उसको पीछे भगा दो। सहरा वाला दस्ता पीछे भागना शुरू हो गया। जब पहुंचे तो पता लगा कि मसूफ
कश्ती में बैठ के समुद्र में चले गए हैं। बादशाह को इत्तला आएगी कि वो तो समुद्र में है, उन्होंने कहा हमारी हदूद में होंगे, जल्दी से पकड़ो। कहते नहीं, वो निकल के दूसरे मुल्क की हदूद में चले गए हैं। तो बादशाह ने फिर समुद्र की तरफ हाथ किया, अंदाजे से अपने तख्त पर बैठे, कहते जा तेरे दो गए। तो जो हाथ से निकल गए, जो पार्टी छोड़ गए, जो रुकने को तैयार नहीं, जो अप्रूवर बनने को फिर रहे हैं, आप उनको पार्टी से निकाल रहे हैं, मतलब क्या मजाक है। मॉरल ये था कि ग्रेफ साथ और खैर ये तो एक तरफ हो गई बात है कि ना मैडम की भी मुझे राय लेनी है। मैडम, दावा किया जाता था इमरान खान की तरफ से कि उस्मान बुज़दार को मैं बेहतर जानता हूँ, जिस तरह वो कहते थे कि अमेरिका में जो अमरीकी हैं उनको मैं बेहतर जानता हूँ, तो फिर किस तरह ये गलती कर दी इमरान खान साहब ने कि एक शख्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सके और फिर उसको माइनस भी कर दिया अपनी पार्टी से जिसके लिए इतना स्टैंड लिया था। ये तो जी हालात ऐसे जाहिर, एक तो खैर जो वो बुज़दार साहब के बारे में कहते तो वो तो उस वक्त भी मजाक था, तो मतलब कौन सीरियसली लेता था, आप भी नहीं लेती थी, हम भी नहीं लेते थे, कोई जी शऊर इंसान वो बात ले ही नहीं सकता था सीरियसली, बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, अब मैं क्या कहूँ, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी काबिलियत किस हवाले से कोई उसको सीरियसली ले सकता था, थी नहीं काबिलियत। इमरान खान साहब ने जिस भी उसकी कैलकुलेशन पे सुना, कहा जाता है, उनको कहा गया था कि आप इनको लगाएं, क्योंकि अगर एक मामला था जिसपे कि आर्मी चीफ, पुराने जो आर्मी चीफ थे, वो बुला के जर्नलिस्ट से कहते थे अभी हटा देंगे, अभी हटा देंगे। आपको याद है ना, कभी कभी होता था कि कुछ जर्नलिस्ट आके टीवी पे कहते थे जी आप जा रहे हैं बुज़दार साहब, और इमरान खान साहब कहते थे नहीं जी वो इधर है, वो वसीम प्लस है, और उसकी उनकी तारीफ इतनी करते थे, कहते थे मुझे तुम पे पता नहीं बड़ा नाज है, बड़ी, कोई मेरा ख्याल है दर्जन मरतबा तकरीरों में भी कहा था। तो ये तो बुज़दार साहब की जो सब जानते हैं कि हिज कॉम्पिटेंस वाज अनफॉर्चुनेटली ज़ीरो थी, लेकिन जहाँ तक इनके छोड़ने का ताल्लुक है और इमरान खान साहब को की मिसकैलकुलेशन है, ये तो वो तो ब्रॉडर सवाल है ना, क्योंकि आपको मालूम है जो जो आप कह रहे हैं मैंने पार्टी छोड़ दी है, तो उसको ये कह रहे हैं आप जाएं, तो ये तो नहीं कि बुज़दार साहब ने पार्टी में थे और इमरान खान साहब ने कहा मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। मैडम, राजा रियाज और नूर आलम खान के बारे में क्या कहेंगी? नहीं, नूर आलम खान के बारे में भी जी मामलात आपके सामने सब, कुछ लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट थे, कुछ लोग थे जो कॉम्पिटेंट नहीं थे, और कुछ लोग थे जिनको धक्का दे के लाया गया था इस पार्टी में, और कुछ का ख्याल था कि ये कोई ऊंची उड़ान भरेगी पार्टी। तो ये कोई लोग ना कॉम्पिटेंस पे आए थे ना कन्विक्शन पे आए थे। मेरा ख्याल है जो कुछ कन्विक्शन पे थोड़े बहुत आए थे वो पार्टी में भी बैठे हुए, नहीं तो बुज़दार साहब की जो बात है, ये कहना कि इमरान खान साहब ने उनको निकाला, ये तो वो तो इमरान खान साहब का निकालना ना निकालना तो डजंट मीन अ थिंग। क्यों, बुज़दार साहब ने तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया मैं सियासत भी छोड़ा हूँ, पार्टी भी छोड़ा हूँ, तो ही इज वन ऑफ द डजन्स ऑफ केसेस जो कि पार्टी छोड़ के गए हैं। तो ये तो इमरान खान साहब के सामने है जो इस वक्त मामलात हैं, और कहीं फोर्स करके भी लोगों को निकाला जा रहा है, आप जानते हैं। ठीक है, जावेद साहब क्या कहेंगे, जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाने वाले को क्या रोकना है? दुनिया में तो शायद जमहूरियत मजबूत होती है, सियासी वाबस्तगियों का कोई तरीक़ाकार होता है, किसी तरीके से आते जाते हैं। यहाँ तो तरीके से तो नहीं जाते, मगर ताकत के ज़ोर पे लेफ़्ट राइट ज़रूर निकल जाते हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। इनको पाकिस्तान में जो दुनिया में ऑब्सलीट हो चुकी है चीज़, लोटा, इनको लोटों का नाम दिया जाता है बुनियादी तौर पे, और ये फ्लाइंग बर्ड्स भी कह लें अंग्रेज़ी में। लेकिन देखने की चीज़ ये है कि इमरान खान चूँकि ख़ुद फास्ट बॉलर थे, इन्होंने बुज़दार साहब की शक्ल में इस कौम को गुगली कराई, और वो गुगली इनको खुद ही पड़ गई। अच्छा। और उसका नतीजा आप देख लें कि जो इनके 3 बिलव थे, आज़म खान जो पूरा पाकिस्तान चला रहे थे, महमूद खान और ये चौधरी बुज़दार साहब, इन तीनों पे ही पीटीआई में लड़ाइयाँ हुई, और इस्टेब्लिशमेंट ने इनके वज़रा तक को बुला के पैगाम दिया गया, और हर तरफ इवन जो फरा गोगी हैं उन्होंने भी बहुत सी महफिलों में ये बात की थी, हमारे पे इतना प्रेशर है कि बुज़दार साहब को तब्दील करने का, लेकिन बीबी चाहती हैं और खान साहब चाहते हैं, ये किसी तौर पे तब्दील नहीं होंगे। तो बुनियादी तौर पे देखा जाए तो इमरान खान के साथ जो हुआ है वो उनके अपने करतूत हैं। जब आप ऐसी सिलेक्शन करेंगे, कौम को 9 साल एक फैंटसाइज करेंगे कि मेरे पास टॉप क्लास टीम है, तजर्बेकार लोग हैं,
और फिर जब टाइम आएगा तो आप ऐसी चीज़ें शो करेंगे। लेकिन उससे बड़ी जो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है, दुनिया में जमहूरियत मजबूत होती है वक्त गुजरने के साथ। सही। हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। क्यों हो रही है? इन्हीं लोटों की वजह से, क्योंकि ना इनके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, पैसे के साथ, इक़्तिदार की हवस में, कि इनका ना अब जमातों के साथ लॉयल्टी रही है, ना अवाम के साथ लॉयल्टी रही है, ना जमहूरियत के ये तो अलमिया है। मैडम कुछ ऐड ये करना है चाह रही हैं? जी, मैं ये कह रही थी कि इसमें जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का ये जावेद इकबाल साहब ये मानेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा रोल है। ये तमाम मामला जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लालच भी है, काहली भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है, लोटाबाजी भी है, लेकिन माहौल कौन क्रिएट करता है कि ये किया भी जा सके? तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट अगर हाथ खींच ले तो वो भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्टेब्लिशमेंट की बातों में नहीं आना बहुत चाहिए शुक्रिया ना। आपका मैडम, देश बहुत नंबर शुक्रिया 4 के जावेद साहब, चक्कर नहीं लगाने बहुत चाहिए। शुक्रिया आपका जावेद साहब और नवीद चौधरी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है कि जो लोग जमात को छोड़कर जा रहे थे वो ज्यादा मजबूती से वापस आ रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि मजीद जल्द से रैलियां निकाली जाएंगी। लेकिन और भी कुछ नंबर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बाकी हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किस किस के नाम एलिमिनेट करेगी। हमें अभी आपसे इजाजत चाहिए। अल्लाह ने के बाद।